मुंबई में एमआईएम के रुकन असेंबली वारिस पठान के 2 अरकान को नागपाड़ा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुंबई बाईखला के मदनपुर इलाके में जुमे की नमाज के बाद वारिस पठान और उनके साथियों ने कश्मीर मामले पर खास दुआ का एहतमाम किया था। इंतजामिया का कहना है कि इस प्रोग्राम के बारे में इजाजत नहीं ली गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने एमआईएम के कारकुनों को रिहा भी कर दिया। अब मैं फ्राइडे की नमाज़ पढ़ के बाहर आया, लोगों ने कहा वारिस भाई अपने को दुआ मांगना है, कश्मीरियों के लिए दुआ मांगना है। बोला बिल्कुल दुआ मांगिए। अब नमाज के बाद तो पब्लिक रहती है, तो हज़ारों की तादाद में पब्लिक जमा थी, खड़े हुए दुआ मांगे। तो मैंने कश्मीरियों के लिए भी दुआ मांगी कि अल्लाह उनको सब्र दे, हिम्मत दे, जो उनकी तकलीफ़ है वो दूर करे। मैंने सांगली और कोल्हापुर में जो बाढ़ से पीड़ित हमारे लोग हैं उनके लिए दुआ मांगी कि वहाँ तकलीफ़ है वो दूर करे और हमारे देश में अमन और शांति का माहौल बहाल रहे। दुआ मांगा। अब पुलिस ने उसमें क्या कहा कि 2 लड़के लोगों को मेरे डिटेन कर दिया, जिनको बिठा के रखा। तो मैं पुलिस स्टेशन में बोला मैं आप चलिए मैं आता हूँ। मैं पुलिस स्टेशन गया, बैठे डीसीपी साहब के साथ में बात हुई, आधा पौना घंटा बात किए, बैठे। मेरे को उन्होंने कहा कि ठीक है अभी आप जाइए, उनको छोड़ देंगे। अब आप उसको जो समझिए। अच्छा, तो लोग जो दूसरे लोग को डिटेन किया पुलिस ने आपके साथ, वो कौन है और उनका जुर्म क्या बता रहे हैं? नहीं, वो एक है हमारे फैयाज़ भाई है, एक हमारे फिरोज़ भाई करके है, दोनों को पुलिस ने डिटेन किया है। जुर्म ये है कि उनका ऐसा बोलना है, इन्होंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कुछ कि कश्मीर में ये ऐसा है, प्रॉब्लम है ये वो, और विदाउट परमिशन के दुआ में आ गए। अरे परमिशन लेना चाहिए क्या दुआ में आ गए? आप पुलिस देखो कितनी खड़ी थी वहाँ। बोला मैं तो नमाज़ पढ़ने आया, इतनी पुलिस क्यों है? नमाज के बाद में अपना दुआ में शामिल हुए, सिर्फ यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान ने हमको राइट दिया है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, हमको जो हम वो करते हैं। कोई मैंने देश के खिलाफ तो बात नहीं किया, देश से तो मुझे जितनी मोहब्बत है शायद आपको भी नहीं होगी। और जुम्मा के वक्त तो पब्लिक रहती है, एक मौका था, खड़े हो गए, नमाज दुआ मांगे। खबर मुंबई से है, जहां बरसात ने बीएमसी के दावों की कलई खोल कर रख दी है। बीएमसी की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और मज़ाफ़ात में सिर्फ 17% गड्ढों की मरम्मत का काम ही बाकी रह गया है। बाकी मांदा काम पूरा कर लिया गया है और इसी बयान को लेकर अब बीएमसी और अपोजिशन के माबैन लफ्जी जंग शुरू हो चुकी है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि अब इस मामले में बीजेपी अपनी ही हलीफ जमात शिवसेना पर हमले करती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 को भी इस सिलसिले में अहम इंटरनल रिपोर्ट हाथ लगी। मकामी लोगों के मुताबिक भी बीएमसी गड्ढों को भरने के ताल्लुक से झूठ बोल रही है। खड्डे है, यहाँ पे भी है, आगे भी है। रोज़ स्कूल को बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है। एक दिन तो ऐसे जाता था, वो कीचड़ टैक्सी वाले ने पूरा बदन पे उड़ा दिया खड्डे में गाड़ी गिर के। तो ऐसा प्रॉब्लम रोज ही होता है। सुबह तो घाई रहता है और बरसात हुआ तो फिर वो बहुत वांदे हो जाते हैं जाने के। उनको आने दो ना इधर दे, उनको भी मालूम है, उनके अधिकारी भी बहुत इधर से जाते हैं। यहाँ पे ही तो मातोश्री का बंगला है, यहाँ तो बहुत अधिकारी जाते हैं, सबको मालूम है इधर खड्डे, लेकिन इधर तो कुछ होता ही नहीं है। जी नहीं, खड्डे तो भरे रहते, वही जो टेम्पररी डालते हैं ना, लारी उसे लेके आके वैसे डालते हैं, फिर वो थोड़े बारिश में फिर भर जाते हैं। और उसको हम लोग को इतनी तकलीफ होती है आने जाने में, समझो बाइक वालों को तो ज़्यादा तकलीफ है, वो झटके लग लग के कमर में दर्द शुरू हो जाते हैं। ऐसी परेशानी है यहाँ पे। गड्ढे की मालूमात तो दे दी गई है और जितने भी गड्ढे जहाँ पर पड़े हैं उसको बुझाने का काम चल रहा है। उससे ज़्यादा होगा तो हमको मालूम पड़ेगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो अपने माहिती के ज़रिए करते होंगे, आपको माहिती वो दे देंगे तो हम उनका भी काम कर लेंगे। नए मटेरियल गए साल से कोल्ड मिक्स हमने लाया है, हॉट मिक्स कोल्ड मिक्स सब चालू है और जहाँ जहाँ गड्ढे दिखाई देते हैं वो हम भरने का काम कर रहे हैं प्रशासन के माध्यम से। कि ऐसा है, मुंबई शहर में हर साल जो नया रास्ता बनता है उसमें बजट कम से कम 2000 करोड़ का बजट है और उसमें पॉटहोल के लिए, जो खड्डे भरने के लिए बारिश में कम से कम 100 करोड़ का बजट है। लेकिन ये पॉटहोल पहला गिरता क्यों है? आप जब मटेरियल ठीक नहीं है, यानी जो आप जो रोड देते हैं डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में, जो स्पेसिफिकेशन है उस रोड का, वो रोड का स्पेसिफिकेशन ऐसे दीजिए कि वहाँ पर जब पानी गिरेगा तो खड्डा नहीं होना चाहिए। उस तरीके का जो टेक्निकल, जो आपका जो मटेरियल यूज़ करना चाहिए, उसमें जो क्रस्ट है उसको मजबूत कीजिए। उसके बाद उसके ऊपर जो मटेरियल डालना है खड़ी, वो डालकर
ऊपर आपको जो डामरीकरण करना है, वो डामरीकरण का भी एक अलग तरीके का स्पेसिफिकेशन होता है, वो कर ये सब अगर करेंगे सही तरीके से तो मुझे लगता है कि खड्डा नहीं होगा। मुंबई का त्रस्त है गड्ढों से, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी, फिर हॉट मिक्स, कोल्ड मिक्स, दुनिया भर के प्रयोग, मीरानी कमेटी, स्टेक कमेटी, ये सारा आने के बावजूद बड़े खेद से कहना पड़ता है ये सरासर गड्ढों की बात जो 16% है उसकी मैं टीका करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। आपने पिछले दिनों व्हाट्सएप के नंबर दिए बड़े बड़े, क्या आप व्हाट्सएप पर फोटो भेजिए, कोई फोटो देखने वाला है भी? अरे डगले पगले पर खड्डे दिख रहे हैं। कॉन्क्रीटाइजेशन किया, उसका थोड़ा लाभ है, मैं जरूर कहूंगा, मगर बाकी जगहों पर खड्डे ही खड्डे। और अभी तो थोड़ा सा बारिश का कम हुआ है, प्रशासन थोड़ा गंभीर हो। पूरी तरह से कहते हैं ना कि जिसको बोलते हैं सफ़ेद झूठ है। पूरे मुंबई के अंदर आप अगर बाहर के रास्ते पे जाएंगे, वहाँ से शुरू कीजिए मेरे वार्ड तक, आपको कम से कम 1000 खड्डे मिलेंगे। बीएमसी ने नागरिकों की आवाज़ को दबाने का काम किया है। आज की तारीख में बीएमसी के पास कोई माध्यम नहीं है कि जिससे नागरिक कंप्लेन कर सके। बीएमसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर था जिसको पॉटहोल ट्रैकिंग सिस्टम बोलते थे, बंद कर दिया। 24/7 का इनका सिस्टम चलता नहीं है। नागरिक सिर्फ ट्विटर पे कंप्लेन कर सकते हैं। कितने लोग ट्विटर पे मुंबई के? बीएमसी सरासर झूठ बोल रही है। गड्ढों का जहाँ तक सवाल है, बीएमसी के हर रास्ते पे गड्ढे हैं। आप हेड ऑफिस के बाहर ही चलिए ना, एक हम अगर घूम के आ जाएं तो आपको 100 गड्ढे तो खुद ही मिल जाएंगे। बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार, लापरवाही और दादागिरी वाली जो है भूमिका बीएमसी ले रही है। देखिए, खड्डे क्यों पड़ रहे हैं रास्तों पे, ये मैं 8 साल से नगर सेवक हूँ, ये सवाल हर साल सामने आता है। खड्डे सिर्फ इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि जितना भी बजट प्रोविज़न होता है, 1500 करोड़ हो, किसी ज़माने 2200 करोड़ था, ये सब कॉन्ट्रैक्टरों की जेब भरने में जाता है। सुपरविजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे आप अगर देखेंगे किस तरह का माल इस्तेमाल होता है, किस तरह के स्पेसिफिकेशन फॉलो होते हैं, ये सब पे बीएमसी बिल्कुल चुप रहती है। नीचे स्तर से लेके ऊपर तक करप्शन इतना बड़ा है कि ये बजट सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों के जेब में और अधिकारियों की जेब में जाता है, ये मेरा मानना है। और हमारे न्यूज़ 18 नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने भी ज़मीनी हकीकत का कुछ यूं जायज़ा लिया है। इनकी टीम इस वक्त मौजूद है मुंबई के बांद्रा धारावी इलाके में, और ये तस्वीरें साफ तौर से आप देखते हैं कि किस तरह से सड़कों पर खड्डे दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं खड्डों में से होकर तमाम जो गाड़ियां हैं वो सफ़र कर रही हैं। आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल मानसून थमा ज़रूर है, लेकिन मानसून के दिनों में यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर इन गड्ढों को भरने के लिए प्राथमिक तौर पर मटेरियल ज़रूर डाला जाता है, लेकिन ये मटेरियल जैसे ही ज़ोरदार बारिश गिरती है, बारिश गिरने के बाद तुरंत निकल आते हैं। यहाँ के स्थानिक लोग से जानते हैं जो रोज़ाना यहाँ से सफ़र करते हैं। आप बताइए कि ये जो हाल है सड़कों का, ये हर साल मानसून में होता है कि इसी साल है? हर साल होता है। सरकार हर साल वादा करता है, लेकिन बनाता है थोड़ा बहुत नकली मसाला डालता है। जैसा बारिश आता है ना, फिर वो रोड ऐसा ख़राब हो जाता है, खड्डा हो जाता है। खड्डा में गाड़ी चलाओ, पानी भरा रहता है, गाड़ी अचानक गिरता है, आदमी गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है बहुत। सरकार बड़ी बड़ी वादा करते हैं, लेकिन काम सही नहीं है। सरकार जो मटेरियल डालते हैं यहाँ पर, वो पूरी तरह से अच्छा मटेरियल नहीं रहता। डालते हैं, अगर थोड़ा बहुत बारिश हुआ ना, 5 मिनट बारिश हो गया तो रोड खराब हो जाता है, फ़ौरन रोड खराब होता है। गाड़ी में इतना हम लोग को एक्सीडेंट देखते हैं ना, पानी खड्डा में भरा रहता है, आदमी को मालूम नहीं पड़ते और गिर जाते हैं खड्डा में। यहाँ पे और कोई जानते हैं कि आप बताइए कि क्या लगता है आपको, यहाँ पर एक खड्डे हैं? गाड़ी चलने की वजह से गड्ढे होते हैं, मटेरियल अच्छा नहीं डालने की वजह से मटेरियल नहीं डाला जाता है। गड्ढे भरे नहीं गए, वो उसके बारे में बताइए। गड्ढे भरे गए थे क्या? गड्ढे भरे गए थे, लेकिन मटेरियल अच्छा नहीं होने की वजह से वो फिर से गड्ढा हो जाता है। बारिश जब पड़ता है तो डालते हैं, फिर 2 दिन 4 दिन में फिर ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये तमाम लोग जो यहाँ पे धारावी के स्थानिक लोग हैं, जो साफ बता रहे थे कि गड्ढे भरे ज़रूर जाते हैं, लेकिन जो मटेरियल इनमें भरा जाता है वो मटेरियल अच्छी क्वालिटी का ना होने के कारण दोबारा वो मटेरियल फिर से निकल कर बाहर आ जाते हैं। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। और पूरे मुल्क में जश्न यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। अमरावती ज़िले के चांदुर बाज़ार में जंग आज़ादी में मुसलमानों के किरदार के उन्वान के तहत अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद किया गया। तक़रीब में जंग आज़ादी में अपना
कलीदी किरदार निभाने वाले मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और मुल्क की खातिर अपनी जान निछावर करने उलमाए उलमाए-दीन की कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। वहीं मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए मुसलमानों के जरिए मुसलसल चलाई गई तहरीकात का भी जिक्र किया गया। कुर्बानियां हमारे पूर्वजनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, उलमाए कराम ने इस देश के लिए दी। हम में से हर एक का यह जज्बा होना चाहिए कि जब भी ऐसी कुर्बानियां देने की नौबत पेश आएंगी तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। कितना अच्छा माहौल था। लाला लाजपत राय बैठते थे, गांधी जी बैठते थे, विजय मोहन मालवीय जी बैठते थे, वहां मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह बैठते थे। प्लानिंग होती थी देश की जंग कैसी लड़ी जाए, आज़ादी कैसी की जाए। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी दारुल उलूम देवबंद से आते थे। रेशमी रुमाल की तहरीक देश को आज़ाद कराने के लिए महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की थी। और गांधी जी, लाला लाजपत राय शाना बशाना चलते थे। आज का दिन अपन इसलिए देख रहे हैं कि वो यदि शहीद नहीं होते थे, वो यदि इस हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान नहीं देते, के बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम इतिहास में अभी आया हुआ भी नहीं है, हमें मालूम भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी, अपनी शहादत की। इसलिए हम सब इस स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। हमने जीना सीखा, हमने आज़ादी के सांसों के अंदर चलना सीखा, आज़ादी की फ़ज़ाओं के अंदर अपने आप को रखना सीखा। लेकिन हमारे वो बच्चे जो आइंदा हमारी इस तारीख़ को लिखेंगे, चाहे वो मुसलमानों के हों, चाहे वो गैर मुस्लिमों के, हमारे बिरादरान वतन के हो, क्या उनको हमारी ये तारीख़ मालूम है कि ऐसी ट्रेनें कि जो इस मुल्क से उस मुल्क जाती थी, वो जब रास्ते में चलती थी तो उनके ऊपर जो मसाइल होते थे, जब वो लाशें वहाँ पर पहुँचती थी तो उन ट्रेनों के अंदर से उफूनत आती थी, गंदगी आती थी, सड़ाहट आती थी। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी हुकूमत महाराष्ट्र की अक़लियती फलाही वजारत में शामिल है। साल 2014 से कबल कांग्रेस एनसीपी हुकूमत ने रियासती उर्दू अकेडमी को महकमा तहजीब व सक़ाफ़त से निकाल कर महकमा अक़लियती उमूर में शामिल कर दिया था। महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी के नौ-नामज़द चेयरमैन डॉक्टर अहमद राना ने अकेडमी को दोबारा रियासती हुकूमत के कल्चर डिपार्टमेंट में शामिल करने का फैसला कर लिया है। डॉक्टर अहमद राना ने वाज़ेह किया कि उर्दू ज़बान व अदब का ताल्लुक़ किसी एक फ़िरक़े या मज़हब से नहीं है, बल्कि उर्दू मुल्क की अहम ज़बान है। नसीम भाई अल्पसंख्यक मंत्री थे, उन्होंने क्यों इस चीज़ को अपने मंत्रालय में, अल्पसंख्यक मंत्रालय में लिया, इसमें ज़्यादा गुफ्तगू मैं नहीं करूँगा। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इस उर्दू एकेडमी को कल्चरल डिपार्टमेंट में ले जाया जाए। उसके लिए मैं आज जिस तरीके से मेरी लोगों से गुफ्तगू हुई है और उर्दू दान लोगों ने बेहतर मशवरा दिया है कि इस महकमे को कल्चरल डिपार्टमेंट में ले जा करके ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है, ऐसा लोगों का कहना और मैं भी ऐसा मानता हूं और बहुत जल्दी इस पर हम काम शुरू कर देंगे। मैं बड़े फ़ख्र के साथ इस बात को कहना चाहूँगा कि वज़ीर आला जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब जिस तरीके से उर्दू के फ़रोग़ के लिए उन्होंने इजाज़त दी है हमें कि डॉक्टर अहमद राना, आप उर्दू के फ़रोग़ के लिए सिर्फ मुसलमानों की ज़बान समझ के काम ना कीजिएगा, बल्कि हिंदुस्तान की ज़ुबान समझ के काम कीजिएगा और ये ज़ुबान सिर्फ मुसलमानों तक महदूद ना रहने दीजिएगा, बल्कि हर घर पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ये एकेडमी जो है उर्दू साहित्य से जुड़ी हुई है और साहित्य किसी एक घर का नहीं होता, सबके लिए एकसा होना चाहिए। और अब पेश है खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। वज़ीर आला बी.एस. येदियुरप्पा ने आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात में सीएम ने पीएम से सैलाबज़दा रियासत को फौरी तौर पर इमदाद जारी करने की दरख्वास्त की है। दोनों रहनुमाओं की इस मुलाकात में मरकजी वज़रा प्रहलाद जोशी और सुरेश अंगड़ी भी शामिल रहे। मुलाकात के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि पीएम मोदी ने हर मुमकिना मदद की यकीन दहानी कराई है। येदियुरप्पा के मुताबिक पीएम मोदी ने उनकी बातों को गौर से सुना है। नुकसानात का जायजा लेने के लिए बहुत जल्द एक मरकजी टीम को भी कर्नाटक रवाना करने की बात कही गई है। हम आपको बताएं कि येदियुरप्पा ने फौरी तौर पर 3000 करोड़ रुपए उबूरी इमदाद के तौर पर जारी करने की मरकज से दरख्वास्त की है। समाजी माहिरीन और तारीखदानों का मानना है कि हिंदुस्तान जैसे कसीरुल सफ़ात मुल्क में
नफरत की फिजा ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकती। मोहब्बत, भाईचारगी और इख्वत हिंदुस्तान की मिट्टी में ही पोशीदा है। वफाकी तंजीम राब्ता मिल्लत के एक इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि आज़ादी का मतलब मुजाहिदीन के ख्वाबों को अमली जामा पहनाना है। राबिता मिल्लत की जानिब से मुनाकिद किए गए इस जलसे आम में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मदऊ किया गया था। यौम आज़ादी की मुनासबत से मुनाकिद किए गए इस इजलास आम में मुकर्रीन ने जद्दोजहद आज़ादी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मुकर्रीन ने कहा कि अनेकता में एकता ही इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी है। मैं समझता हूँ हमारा देश इतना सुरक्षित है और इतना विकसित है और इतना शिक्षित है कि उनके बहकावे में हमारे देश के लोग आने वाले नहीं हैं। इसलिए कि हम एक साथ रहते हैं, एक साथ बसते हैं, एक दूसरे से हमारी ज़रूरतें वाबस्ता हैं, एक दूसरे से लेन देन हमारा जुड़ा हुआ है, हमारी दीवारें एक दूसरे से मिली हुई हैं, हमारे त्यौहार में एक दूसरे के साथ शामिल होना हमारे कल्चर, हमारी फितरत के अंदर शामिल है। मुकर्रीन ने कहा कि जंग आज़ादी में हजारों मुजाहिदीन ने कुर्बानी दी, ताहम कुछ ही के नाम तारीख में मौजूद हैं। ऐसे पोशीदा हीरोज को भी मंजर आम पर लाने की जरूरत है। War of Indian independence was fought by Rani Lakshmibai, and for your information, she was supported by one Mr. Ghulam Ghaus Khan in the independence movement of. And everywhere हम कहीं भी लिखते हैं लक्ष्मीबाई का नाम बड़ा जल्दी आता, बुक में आता, and there is little said about, very little is said mentioned about Ghulam Ghaus Khan. हमको नहीं बताया जाता है, बताना चाहिए कि तकरीबन सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में इस मुल्क की आज़ादी के लिए उलमा, जिसको हम आलिम कहते हैं, उलमा ने अपनी जो है जानों की कुर्बानी दी। यहाँ तक जो है लिखा हुआ है तारीख़ के अंदर कि दिल्ली से लेकर के लाहौर तक जितने दरख्त थे उन तमाम दरख्तों पर उलमा की लाशें लटकी हुई थी। इतने सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में उलमा ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और अपनी कुर्बानी दी। बालाकोट का, शामली का मैदान, बालाकोट का मैदान और भी बहुत सारी अभी क्योंकि मैं मुकर्रीन ने मुल्क के मौजूदा हालात पर भी तशवीश का इजहार किया। मुकर्रीन ने कहा कि ज़हनी आज़ादी, आज़ाद सोच और इख्तिलाफ राय का एहतराम ही हिंदुस्तान की असल आज़ादी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। समाज में एक जानिब जहां गरीबी और मुफलिसी है तो दूसरी जानिब शादियों के नाम पर दौलत की रेलपेल शान शौकत भी जताई जाती है, दिखाई जाती है। ऐसे माहौल में बेंगलुरु के एक ताजिर ने समाजी इंसाफ की शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने ऐसा क्या किया है ये हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। बेंगलुरु के शीश महल में सजी शादी की ये तकरीब अमीर खानदानों के लिए, रईसजादों के लिए किसी सबक से कम न थी। जी हाँ, शादी की शानदार तकरीब में एक अमीर खानदान ने 15 गरीब जोड़ों का निकाह करवाया। बेंगलुरु के ताजिर और समाजी कारकुन उमर हाजी ने अपने बेटे की शादी के साथ 15 गरीब जोड़ों की शादी पूरी शान शौकत के साथ अंजाम दी। ये नहीं, मेरे से बड़ा आदमी लोग बहुत है इधर, मेरे से बहुत है ना, बड़ा आदमी लोग ये है, लेकिन अमीर लोग हैं इधर, लेकिन उन लोग का अभी दिमाग में ऐसा आना है, जो अभी उमर आज ऐसे किया ना, ऐसा उनका दिमाग में आना है। सिर्फ उन लोग इधर कितना वेस्ट करता है खाना में, शादी में, हाल में। बहुत ही मुझे नसीब वाला हूँ ऐसा जो महफिल में ऐसा जमा होने के मुझे निकाह हुआ में, जो मेरा बहुत ही खुशी की बात है। बहुत ही नसीब वाला हूँ, उतने कह सकता हूँ। इसने पूरा अब्बा का ही ख्यालात था, पूरा अब्बा का ही सोच था। बहुत ही अच्छी बात है, तो सब लोग उसमें राजी है और बहुत ही अच्छा बात है। SSF और सादिया फाउंडेशन के ताउन से उमर हाजी ने गरीब जोड़ों का इंतखाब किया। समाजी तंजीमों को तकरीब मुनक्किद करने की जिम्मेदारी सौंपी। हर गरीब जोड़े को 50 ग्राम सोने के जेवर, वॉच, पलंग, अलमारी, नई जिंदगी के लिए जरूरी तमाम साजो सामान भी दिए गए। दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों के लिए काम का बेहतरीन नज्म हुआ। हर किसी ने बस यही कहा कि शादी की तकरीब तमाम अमीर खानदानों के लिए मिसाल है। अभी तो हमारा उमर हाजी ने मुझे एक 3 महीना पहला बताए,
हमारा एक बेटा का शादी है, कैसा वो शादी इस्लामिक का इसमें करेंगे, इसलिए हम इंशाल्लाह 15 गरीब लड़कियों को शादी करेंगे। पहला उन्होंने बोले 10 को करेंगे क्या करके, मैं बताया 15 रहेंगे करके। पहला उन्होंने बोले एक 30 ये ग्राम सुन्ना देंगे, फिर उन्होंने बोले एक 40 देंगे करके, फिर लास्ट बोले 50 देंगे, 50 ग्राम सुन्ना। और उसके साथ साथ जो एक दूल्हे और दुल्हन को बनाए, जो चीज़ बनाए, पूरे इंतज़ाम किए। अल्लाह ताला ऐसे कबूल फरमाए, 15 गरीबों के घर बसे, इनका घर बसने के साथ साथ तो इसलिए इस्लाम कहता है ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मतलब उनका बेटे के शादी का नाम नहीं है आज एक्चुअली, सब लोग बोल रहे हैं क्या ये पूरा गरीब लोगों की शादी का क्या बोल के। सो ये हम लोग एक सीखना है सब लोग। जो मुसलमानों में जो गुर्बत है, गुर्बत की बेहद बेहिसाब गुर्बत है। इसमें जो कई लड़कियों की शादियां नहीं होते क्योंकि है ना पैसों की दिक्कतें हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। इसको ऐसा एटलीस्ट है ना एक शादी में है ना ये जो 15 शादी जो उम्र किया है, इसी तरह हर पैसे वाला मालदार इंसान इसको अपनाएगा तो कौम के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मौजूदा दौर में आदमी इतना मसरूफ हो चुका है, अपने आप में इतना खो चुका है कि गम में शामिल हैं पड़ोसी के, न खुशियों में शरीक। लोग इस शहर में जीते हैं मशीनों की तरह। लेकिन इस दौर में हाजी उमर जैसे भी लोग मौजूद हैं जो इंसानियत को परवान चढ़ा रहे हैं। बेंगलुरु के शीश महल में आमतौर पर करोड़पतियों की शादियां होती हैं, लेकिन आज यहाँ का मंजर कुछ मुख्तलिफ है। मंगलुरु के सामाजिक कारकुन उमर हाजी ने अपनी खुशी में गरीबों यतीमों का ख्याल रखते हुए 15 गरीब जोड़ों का निकाह करवाया है। पूरी शान और शौकत आबो ताब के साथ इज्तिमाई शादियों की यह अनोखी तकरीब इनेकाद हुई है, मुनक़द हुई है। कैमरामैन वेंकटेश्वर लू के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। नौजवानों को तालीम के साथ रोजगार से भी जोड़ने की कोशिश बेंगलुरु के अल अमीन कॉलेज में देखने को मिल रही है। कॉलेज की इंतजामिया के तहत बाकायदा रोजगार मेले का इनेकाद किया गया है। बीकॉम, बीए, बीएससी के फाइनल ईयर में ज़ेर तालीम और डिग्रियां मुकम्मल करने वाले तलबा को निजी कंपनियों में रोजगार के मौके हासिल यहाँ पर हुए। इस रोजगार मेले में 18 कंपनीज ने हिस्सा लिया। तकरीबन 120 तलबा को जॉब मिली है। अल अमीन के अलावा दीगर कॉलेज के तलबा ने भी इस रोजगार मेले में शिरकत की और यहाँ इस मौके से फ़ायदा हासिल किया। Yes sir, I got an offer letter in Eurobix company and right now I am attending the interview of Accenture and it is a great opportunity given by our college for attending a such big job fair. It was great and we are happy for attending it. यूरेका फॉर्ब्स में मिला, एम्फेसिस में मिला और ब्लोहॉर्न लॉजिस्टिक्स में मिला और एक्सेंचर में मिला। तो कौन सा पसंद है? जो भी मुझे पसंद आए at the end of the day. And yeah, I got selected in 24/7 company and I got selected in HGS and I'm very thankful to our principal that we are getting such an amazing opportunity. कौम मिल्लत के लिए बहुत अच्छा है। ये सिर्फ हमारा मकसद ये है कि अल अमीन के ज़रिए बच्चों को तालीम के साथ साथ प्लेसमेंट यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी फराहम करें। इसलिए हमने 18 कंपनीज को यहाँ पर मदऊ किए हैं। नॉट ओनली आवर स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड बट आल्सो और अलुमनी पुराने स्टूडेंट्स भी, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करके हैं और उनको भी जॉब मिलकर है। And our students are fairly doing well and most of them they have got selected and got their offer letters too and I think so we should thank the management as well as the principal for having events like this. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।